हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम इस सीरीज में अभी कर रहे हैं एटम एंड न्यूक्लियाई, जो कि क्लास 12 का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटी सी यूनिट है बट काफ़ी अच्छी यूनिट है। तो अभी तक हम इसमें थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल कर चुका है डिटेल के अंदर। अब हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल जो पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को आपको कैरी करता है। यह है बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो जल्दी से आप कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो, बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब देखो क्या हुआ था, थॉमसन ने मॉडल दे दिया, रदरफोर्ड ने मॉडल दे दिया, बट हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था भाई रदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट क्यों किया गया था। तो कुछ एक बार रदरफोर्ड की जो कमियां थी, जो लिमिटेशन थी, उसको दोबारा से कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो रदरफोर्ड की कमियां थी वो बोहर ने उसको कैसे करेक्ट किया था, सारी बातों को हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रदरफोर्ड की कमियां क्या क्या थी। एक तो भाई साहब उसने ये नहीं बताया था, उसने मतलब बोला था भाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमता रहेगा और लगातार एनर्जी रिलीज करता रहेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये हम करके आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो पिछली वीडियो देखिए। पहली बात तो क्या थी, उसने एक स्टेबिलिटी पे सवाल उठ गया था। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ गया था भाई अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली आपको रोटेट कर रहा है, लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है आपका, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो किसके अंदर फॉल कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। बिकॉज देखो ऐसा कुछ ऐसा होगा भाई, अगर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो किसके अंदर फॉल कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। अब इमेजिन करो, सपोज मैंने बोला मेरे अंदर 1000 एनर्जी है, 1000 एनर्जी है, मैं बोलता हूँ मैं डेली 1 एनर्जी रिलीज करूंगा, तो 1000 दिनों बाद मेरी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी ना। अगर मेरी एनर्जी जीरो होगी तो ये बिल्कुल एक टाइम ऐसा है जब किसके अंदर फॉल कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। इसको हम कुछ ऐसा भी पढ़ते हैं, सपोज करो जैसे आपके पास एक कटोरी होगी, कटोरी के अंदर आपने क्या किया, कंचा डाली, कंचा को आप क्या करोगे, घुमाओगे ऐसे चारों तरफ, जितने फोर्स के साथ घुमाओगे कंचा उतनी ऊपर तक जाएगी, ऐसा सही है। जैसे आप घुमाना बंद करोगे, फोर्स लगाना बंद करोगे, इलेक्ट्रॉन घूमना बंद, जो कंचा घूमना बंद करेगी, वो न्यूक्लियस के पास या फिर जो सेंटर पे आपने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस दोबारा आ जाएगी। तो इसी को हम अगर इसके साथ कंपेयर करें तो इस मॉडल के अंदर भी ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फॉल कर जाएगा। तो ये अजम्पशन रदरफोर्ड की क्या थी, गलत थी, जिसको बोहर ने कैसे करेक्ट किया। बोहर ने बोला भाई ठीक है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है, बट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक फिक्स शेल में घूमता है। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, लगातार एनर्जी रिलीज करेगा, बट किसका, अरे यार वीडियो चल रही है, ठीक है। बट बोहर ने क्या बोला भाई, रदरफोर्ड की जो अजम्पशन थी भाई लगातार एनर्जी रिलीज करेगा, ऐसा नहीं होगा। रदरफोर्ड का मॉडल ये था, साइड बाय साइड कंपेयर करते चलेंगे हम। बोहर ने क्या बोला था भाई, सर्कुलर ऑर्बिट्स में तो घूमेगा बट डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूमेगा। डिस्क्रीट एक वर्ड आया यहाँ पे, क्या, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब डेफिनेट, फिक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है जो डेफिनेट शेप में घूमेगा, बट वो क्या होगा भाई, एनर्जी रिलीज करके कभी भी नीचे नहीं आएगा। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब कुछ आप ऐसे मान के चलो, जैसे अभी मैं फर्श के ऊपर खड़ा हूं, मैं जंप करके ऊपर जा सकता हूं, थोड़ा और जंप करूंगा तो छत के ऊपर पहुंच जाऊंगा, थोड़ा और जंप करूंगा तो बिल्डिंग के ऊपर भी पहुंच जाऊंगा। बट एक टाइम बाद क्या होगा, मैं जितना ऊंचा जंप करूंगा उसके बाद मेरे को वापस नीचे आना पड़ेगा, ऐसा ही होगा। आफ्टर ए लॉन्ग जंप मैं क्या होऊंगा, ग्रेविटी के कारण वापस से नीचे आऊंगा, ठीक है। बट मैं धरती से नीचे नहीं जा सकता। धरती से नीचे क्यों नहीं जा सकता, बिकॉज मेरी एक फिक्स एनर्जी है। उस फिक्स एनर्जी के कारण मैं अपने ग्राउंड स्टेट से नीचे जाऊंगा, एनर्जी गेन करके ऊपर तो जा सकता हूं और एनर्जी लूज करके फिर नीचे भी आ सकता हूं ग्राउंड स्टेट में, बट ग्राउंड स्टेट से नीचे नहीं आऊंगा। इसको कुछ ऐसे समझो, सपोज ये क्या आपका एटम है, यहां पर क्या होगा आपका न्यूक्लियस, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है। अब इनको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, इसको बोले हम ग्राउंड स्टेट इसकी। अब सपोज करो इस ऑर्बिट में घूमने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 10 मान लेते हैं, सीधी बात है, इसमें घूमने के लिए ज्यादा चाहिए, कितनी, 15। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। सपोज करो मैंने इसके 5 एनर्जी दे दी, ले भाई 5 एनर्जी ले ले,
ठीक है। तो ये 5 एनर्जी गेन करके क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और अगर एनर्जी 15 होगी तो क्या होगा ऊपरली स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। रदरफोर्ड ने भी यही बात बोली थी, बोहर ने भी यही बात बोली है, बट बोहर ने क्या बोला था भाई जब इसके अंदर घूमेगा ना तो इस केस में ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा था, बट यहाँ पर वो एनर्जी अपने रिलीज करेगा। सपोज करते हैं एक टाइम बाद इसने एक एनर्जी को रिलीज कर दिया, अब कितनी बची इसके अंदर बची 14 एनर्जी 14। अब क्या ये इस बाहर वाली ऑर्बिट में घूम सकता है, तो आंसर होगा नो, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितने की है 15 की, और है इसके पास कितना 14, तो इसको वापस से अपने नीचे वाली स्टेट में आना पड़ेगा। नीचे वाली स्टेट में घूमने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 10, इसके पास है कितनी 14, एक्स्ट्रा कितनी हुई +4, तो इस +4 को ये क्या करेगा रिलीज कर देगा, ठीक है। इतना क्लियर, एक बार जल्दी से सम अप करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, एनर्जी अगर जो इलेक्ट्रॉन है आपका यहाँ पर है, एनर्जी गेन करेगा तो थोड़े बड़े सर्कल में चला जाएगा, लूज करेगा तो नीचे आ जाएगा, और ये उसने बोला था भाई कंटिन्यूसली रिलीज करेगा, बट कंटिन्यूसली जैसा कोई वर्ड होगा नहीं यहाँ पे अप्लाई। इसने क्या है भाई जो बोहर ने क्या बोला था भाई इलेक्ट्रॉन आपका हमेशा किस स्टेट में मिलेगा आपको ग्राउंड स्टेट में, एनर्जी गेन करके वो ऊपरली स्टेट में जा सकता है, ठीक है। बट जैसे ही ऊपरली स्टेज में जाएगा या ऊपरली ऑर्बिट में जाएगा तो एक टाइम बाद क्या करेगा उसको थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। एनर्जी जब वो रिलीज करेगा तो वो दोबारा से किस में आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में, जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो क्या हो जाएगी आपकी रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, दैट्स इट, ओके। तो जल्दी से पोस्टुलेट लिखते हैं, लिखो फर्स्ट पोस्टुलेट बोहर का, एवरी एटम हैज ए सेंट्रल कोर विच इज positively charged and have large mass। अच्छा एक चीज और, ये बात रदरफोर्ड ने भी यही बोली थी और बोहर ने भी सेम टू सेम यही बात बोली, तो ये बात तो चलो की मैच कर जाती है। अब एक चीज यहाँ पर हम ये देखते हैं भाई, देखो आपने फर्स्ट यूनिट में अगर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में फिजिक्स की 12th क्लास में, तो उसके अंदर हमें क्या पता है भाई अगर दो चार्जेस हैं उन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियस है जो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सीधी बात है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा टोटल, हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पता है Q = N होता है, ठीक है। अब टोटल चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर किसके बराबर होगा ZE के। अब ये जो Z है ये क्या होगा, ये होगा आपका एटॉमिक नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल ये हुआ भाई जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर के साथ अगर हम क्या कर देते हैं सिंगल यूनिट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम मास होता है ना, तो हमने क्या किया ZE कर दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय सिंगल यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, तो टोटल चार्ज आ गया न्यूक्लियस के ऊपर कितना ZE। ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन F = क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू कितनी है ZE एंड इलेक्ट्रॉन ZE, और डिस्टेंस इनके बीच में हमने कितना माना R²। नंबर 1 केस, तो ये तो क्या आ जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब एक चीज और, आप 11th क्लास में पढ़ के आए होगे सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन स्टिल घूम रहे हैं चारों तरफ, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mv²/r, F = mv²/r। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, लग तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही रहा ना, तो अगर मैं दोनों कंपेयर कर देता हूं, इस F की वैल्यू यहां पर रख दूं mv²/r, ओके, तो इस R से क्या होगा ये R की वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं इस वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, समझ में आ रही है बात सभी को। अगर मैं इसे m को यहां पर ले जाऊं रूट में ले लूं तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा,
ठीक है। तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट, जिसके अंदर क्या बोला गया है भाई, सेंट्रल कोर होगी, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा सम विद सम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच आर रिटन हियर। ठीक है, जल्दी नोट करो, फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, हमने अभी डिस्कस किया था, वो जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलेंगे। लिखो, एवरी इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स while revolving it will not क्या बोलेंगे उसको, it will not release any energy। क्या मतलब है इस चीज का भाई, जब एक ऑर्बिट में घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर वो एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस केस में करेगा, जब वो अपनी ऑर्बिट चेंज करेगा। इट विल रिलीज एनर्जी ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन विल चेंज इट्स ऑर्बिट। यस, ठीक है, लिखो, जल्दी नोट करो, फिर इसका मैं वो रिजल्ट बताता हूं। चलो, अब सपोज करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, ये मान लेते हैं भाई पहली शेल आपकी नंबर 1, ये शेल क्या है नंबर 2। अब इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, E1। जिस शेल में जंप किया है उस एनर्जी की उसकी कितनी है, E2 है। तो कितनी एनर्जी आपकी गेन करेगा या कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, वो डिपेंड करेगा कहां से कहां जा रहा है। देखो, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, हमें पता है भाई वे कितनी एनर्जी होगी, वो डिपेंड। अच्छा, ये न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। यस, ठीक है, एक तो ये होगा। अब एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, देखो E1 से E2 में गया है, तो एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो क्या मैं इनको कंपेयर कर दूं, एच न्यू इज इक्वल टू क्या, E2 माइनस E1। तो जितनी ऑर्बिट से जिस ऑर्बिट में गया है कितनी एनर्जी आपकी रिलीज होगी, किस स्पेक्ट्रम के अंदर वो एनर्जी आएगी, या फिर कितनी एनर्जी है उस पार्टिकल के अंदर फिलहाल, वो कैसे निकलेगी, एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यस, जल्दी नोट करो, ये नोट हो चुका आपका। अब इसको करते हैं रब, और इसके बारे में फर्दर बातें करते हैं हम। तो देखो, रदरफोर्ड की एक कमी और थी, जिनको सारी इसने कवर किया था। देखो, रदरफोर्ड था ना जो, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाया था। अच्छा, उस टाइम पे क्या था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बन रहा था, ठीक है, उसके बारे में वो बता नहीं पाया था भाई स्पेक्ट्रा का। अच्छा, बोहर के मॉडल के बाद स्पेक्ट्रा के बारे में ही पढ़ेंगे हम भी, स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो अभी फिलहाल के लिए आप याद रखो, एक लाइंस की फॉर्म में एक ग्राफ टाइप सा कुछ होता है स्पेक्ट्रा, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट क्या था भाई, थर्ड पोस्टुलेट बोले एक्सप्लेनेशन बोल लो। बोहर ने क्या बोला था भाई, ये जो स्पेक्ट्रा बन रहा है ना हाइड्रोजन का या किसी भी एटम का, भाई मेनली उसने हाइड्रोजन के बारे में बताया था। तो स्पेक्ट्रा के बारे में उसने क्या बोला भाई, जो स्पेक्ट्रा है आपका एक लाइंस की फॉर्म में है। अच्छा, एक चीज और, स्पेक्ट्रा भी देख लो, स्पेक्ट्रा ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। थोड़ा ये टॉपिक से अलग है बट फिर भी कर लेते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। सपोज करो, अब दोबारा से बात करते हैं हम, यहाँ पर कितनी एनर्जी है 10, यहाँ पर कितनी 15 और आगे 20, ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं इसको 5 एनर्जी देता हूँ तो ये 5 एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर जंप कर जाएगा। तो जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो तो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन, बिकॉज इसने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है एनर्जी को। अब मैंने क्या बताया था, 15 से कुछ टाइम बाद 14 भी होगा। जैसे ही 14 होगा तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, 10 चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितना 4, ये 4 क्या कर देगा, लूज कर देगा, लूज करेगा तो जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, तो स्पेक्ट्रा के बारे में बोहर ने क्या बोला था, स्पेक्ट्रा के बारे में इसने बोहर ने यही एक्सप्लेन किया भाई, सपोज करो आपके पास कोई एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, एनर्जी गेन करके ऊपर जाएगा, सम टाइम आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एनर्जी लूज करके नीचे आएगा, ठीक है। इस केस में जब एनर्जी गेन करके ऊपर गया तो आपका क्या बनेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।
लूज करके जब नीचे आए तो क्या बनेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये डिपेंड करता है किस शेल से किस शेल में गया। सपोज करो हम दूसरी शेल से तीसरी शेल में जंप कर गया, तो यहाँ पर जिस टाइप का जो स्पेक्ट्रा बनेगा, जो जिस टाइप की रेडिएशन वेव्स की निकलेगी, ठीक है, जिस एनर्जी की वेवलेंथ, जिस एनर्जी की वेव्स निकलेंगी वो अलग होगी। अगर मान लो कोई चौथी से पांचवी शेल में गया या चौथी से पांचवी ऑर्बिट में गया, तो वहां पे डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी होगी, ठीक है। तो अलग अलग जो स्पेक्ट्रा बन रहा था उसको बोहर ने इस ढंग से एक्सप्लेन किया। अब देखो जो स्पेक्ट्रा है ना आपका, उस स्पेक्ट्रा का भाई वेवलेंथ कितनी होगी, वो वेवलेंथ कैसे निकाली गई थी, वेवलेंथ के लिए उसे बोहर ने बताया था राइडबर्ग फॉर्मूला के हिसाब से 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये तो है राइडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या है आपका वेव लेंथ, भाई किस वेव लेंथ की आपकी रेडिएशन निकलेगी। ये है n1, किससे किस में गया है, मान लो पहली से दूसरी में गया है तो n1 की वैल्यू 1, दूसरी में गया तो n1 की वैल्यू 2। अगर यहाँ से चौथी से पांचवी में गया, चौथी से 10वीं में गया, तो n1 की वैल्यू जहां से स्टार्ट हुआ है, ये इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, ठीक है भाई, चौथी से 10वीं में गया तो 4, 10 ऐसे होगा, ठीक है। तो बोहर का मॉडल यहीं तक था, इतना था। अगर आप इतना भी लिखाते तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। और इस वीडियो को अगर आपको इसके नोट्स नहीं बनाए तो इसके नोट्स दोबारा से बनाओ, वीडियो को दोबारा से देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, छोटा सा था बट काफ़ी नंबर लेके आने वाला है ये। मतलब अगर पेपर में डायरेक्ट 5 नंबर का भी पूछता है तो 5 नंबर आप इतनी बातें लिखाओ, 5 के 5 नंबर। बट अगर ये 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है तो आप डिटेल्स इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बात एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।